फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 5 इंडियन पॉलिटी। तो इस क्लास में हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 समझने जा रहे हैं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 समझने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले क्लास में, क्लास नंबर 4 में हम लोग समझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, समझ गए ना। तो आगे देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चूँकि ये काउंसिल का जिक्र है तो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बात होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात होगा। मैं इसमें जो बात है, इसमें जो पावर शेयरिंग देने का बात है इंडियंस को, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा, ना बल्कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। भले इसमें काउंसिल एक्ट दिया गया, बट ये काउंसिल किसको रिप्रेजेंट करने का बात है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात है। क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग बच्चे लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेटिव को हटाया गया, निकाला गया, करेक्ट। तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, जिसका काम है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, तुम्हारा लॉ जो बना है उस पर काम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, करेक्ट। हाँ, इसी तरह मुझे याद आ रहा है कि बताओ कौन सा ऐसा एक्ट है या कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन है या कौन सा ऐसा ब्रिटिश का पॉलिसी है जिसकी वजह से जुडिशरी को अलग किया गया एग्जीक्यूटिव से। तो वो है तुम्हारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को वो कर दिया कि आपका इतना ही जुरिस्डिक्शन है। हाँ, उस समय जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, तो आपका इतना ही डेजिग्नेशन होगा, उसका काउंसिल का इतना ही डेजिग्नेशन, मतलब उतना ही जुरिस्डिक्शन होगा। तो हमें दोनों ही समझना है और इसलिए 1853 का चार्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 के बाद जानते हो 1833 आया, 1853 आया, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाया गया। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी आया, जो कि पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है तुमको दिखेगा कि इंडियंस भी शामिल होते हुए, बट जो इंडियंस को जो शामिल किया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो शामिल किया गया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर शामिल किया गया। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहेगा कि आप बार बार लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल रहे हैं और यहाँ पे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल लिखा गया है, करेक्ट। देखो बच्चे लोग, होता क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है काम वही कर रहा है, भले उसका एक्सटेंशन है। वो हम्बल बिगिनिंग है एक पार्लियामेंट का। क्या है हम्बल बिगिनिंग पार्लियामेंट का? मैं पूरी तरीके से कहोगे कि पावर सेपरेट हुआ, तो ऐसा भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये इसमें जो इंडियंस को एसोसिएट करने का बात है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बात है। मैं यदि यहाँ पे लिखा गया कि गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो कौन सा एग्जीक्यूटिव काउंसिल? वो लेजिस्लेटिव वाला चीज़ जिसको 1853 में हटाया गया था। तो अभी एरिया ब्लर है। एरिया ब्लर क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल तो दोनों ही तरफ है। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूट करने में भी सबसे पावरफुल रहेंगे, एट द सेम टाइम लेजिस्लेशन में भी सबसे पावरफुल रहेंगे, तभी तो वीटो पावर मिलेगा इनको करने के लिए। आर यू गेटिंग में? समझ पा रहे हो ना? मिनी पार्लियामेंट का रचना भले ही 1853 में कर दिया गया हो, मगर प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि हम लोग एनालिसिस भी किए थे कि नाम मात्र के लिए पार्लियामेंट था, वो नाम बस हम्बल बिगिनिंग था। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला गया है तो दैट डजंट मीन कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वो बात समझे ना? बट लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कैसे रिलेटेड है तो मैं बता दिया हूँ। तो अब इंडियंस को डाला जाएगा, इंडियंस को नॉमिनेट किया जाएगा और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश रियल मायने में पावर शेयर नहीं करना चाहता है। तो देखो म्यूटिनी हुआ 1857 का, देखो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे लिखा गया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, थोड़ी देर में देखोगे तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ये तो गैप तुमको लगा कि ये क्या है भाई, एक तरफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोल रहा है, एक तरफ बोला लेजिस्लेटिव काउंसिल, और आने वाले समय में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनेंगे उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ, ये बोलना चाहता है कि अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज़्यादा हावी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम मात्र के लिए है, वो उसी का एक्सटेंशन है। वो बात समझे ना? इस चीज़ को समझना होगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, जब म्यूटिनी हुआ 1857 का रिवोल्ट, तो जनरल परसेप्शन था इंग्लैंड में कि भाई आप बिना इंडियंस को शामिल किए हुए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए इंडियंस को शामिल करेगा, बट विद वेस्टेड इंटरेस्ट, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में करेगा। ये यहाँ पे देख सकते हो चार्टर एक्ट 1833 जानते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर है, क्योंकि इसी चार्टर के थ्रू जो मद्रास गवर्नमेंट जो अपना पहले लेजिस्लेशन बना पाता था, अपना लॉ बना पाता था, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही होगा उसका भी, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव बना, तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, पहले तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही करता था ये काम। तो जो पावर बना, जो लॉ पारित करने का, लॉ पास करने का जो पावर था मद्रास गवर्नर को और दूसरे बॉम्बे गवर्नर को, वो पावर भी ले लिया गया।
तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन हुआ है यहाँ पे, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ चार्टर एक्ट 1833 में। और हम्बल बिगिनिंग स्टार्ट हो गया था तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही। बात समझे? तो इसलिए ज़रूरी है, अब ब्रिटिश को लगा कि अब हमें ये पावर को, लेजिस्लेशन वाला जो पावर है, लेजिस्लेशन वाला जो अथॉरिटी है, अब लौटा देना चाहिए ऐसे प्रोविंसेस को, ऐसे प्रेसिडेंसीज को। तो यहाँ पे देखो ऑल्सो और डिमांड भी उठना शुरू हो गया कि इंडियन पीपल बिल्कुल रिप्रेजेंट होना चाहिए गवर्नर जनरल काउंसिल में, ठीक है। तो ये डिमांड उठ रहा था, ये डिमांड को पूरा करेगा इस काउंसिल में। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का यदि एनालिसिस करना हो तो हम कह सकते हैं कि पहली बार ये समझा गया कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका एक्सटेंशन तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या काम है, लॉ बनाना, तो वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो अब यहाँ पे इंडियंस को भी एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुना जाएगा। देख रहे हो स्टूडेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुना जाएगा। तो देखो, तो 1862 में उस समय के जो वॉइस रॉय थे, फर्स्ट वॉइस रॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, सेलेक्ट किया। एक राजा ऑफ बनारस, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला, और थर्ड वन इज सर दिनकर राव। तो सर दिनकर राव जो हैं पढ़े लिखे हैं, ऑब्वियसली सी बात है, और ये रघुनाथ राव के बेटे हैं। रघुनाथ राव, हाँ बिल्कुल, मराठा एम्पायर के जो रघुनाथ राव, जो पावर जो हुआ था, पावर स्ट्रगल हुआ था, रघुनाथ, हाँ बिल्कुल, रघुनाथ राव के बेटे ही हैं। रघुनाथ राव की जो फर्स्ट वाइफ है उन्हीं से हुआ था ये सर दिनकर राव, उन्हीं के बेटे, तो उनको अपॉइंट किया गया था, समझे ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि फिर कोशिश है ब्रिटिश का कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, पावर को फिर से लौटाया जाए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। बात समझे ना। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। और इतना ही नहीं बच्चे लोग, इसमें यह भी बात था कि आने वाले समय में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी क्रिएट होगा। बंगाल का कब होगा? 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उसका 1866 में, और पंजाब का 1897 में। तो ये बात भी यहाँ पे रख दिया गया था कि समय के साथ साथ वहाँ पे भी हम काउंसिल बनाएंगे। काउंसिल बनाने का मतलब क्या है कि वहाँ के पीपल को हायर करना, वहाँ के पीपल को मौका देना और वहाँ के एस्पिरेशन को पूरा करना, तभी तो काउंसिल बनता है। विधानसभा का क्या है लक्ष्य? ताकि पीपल का सोच के हिसाब से काम हो सके, पीपल के एस्पिरेशन के हिसाब से काम हो सके। यहाँ पे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये पढ़ने वाले हो, पोर्टफोलियो सिस्टम। अभी भी चलता है कि नहीं चलता पोर्टफोलियो सिस्टम? तो देखो, पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम का बात हुआ है इस एक्ट में। इट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम। द एक्ट एम्पावर द गवर्नर जनरल टू डेलीगेट स्पेशल टास्क टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ऑल मेंबर्स हैव देयर ओन पोर्टफोलियो, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। कहने का मतलब ये जो एक्ट है ये पूरा पावर देता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कि उनका जो टीम मेंबर है, उनका टीम मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर है ना, सभी टीम मेंबर है, तो सभी मेंबर को एक एक मिनिस्ट्री दिया जाए। अभी के टाइम में कहो तो मिनिस्ट्री दिया जाए, पोर्टफोलियो दिया जाए, और उसके अंदर अलग अलग विषय वो काम करेंगे। जैसे राजनाथ सिंह है ना, डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, जैसे एग्रीकल्चर का देखोगे तो शिवराज चौहान है। तो इस तरह एक आदमी के अंदर एक विषय का मिनिस्ट्री दिया जाए। ये पोर्टफोलियो वाला जो व्यवस्था है पहली बार जो भारत में आया है वो तुम्हारे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया है, इसलिए ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनेंस का हिस्ट्री यहीं शुरू होता है। ऑर्डिनेंस, अभी नॉर्मली ऑर्डिनेंस कहा जाए तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है कि यदि मान लो कोई एमरजेंसी नहीं, मान लो कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, पार्लियामेंट यदि सेशन में नहीं है और एग्जीक्यूटिव को लगता है कि लॉ पास होना चाहिए तो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। बट जैसे ही पार्लियामेंट फिर से बैठेगा, अब पार्लियामेंट बैठने का मतलब यहाँ पे मैं लोकसभा का बात कर रहा हूँ, क्योंकि राज्यसभा तो कंटिन्यू हाउस है, वो तो चलते रहता है। जैसे ही, और लोकसभा जहाँ तक सवाल है कि साल में 3 बार बैठना चाहिए, साल में 3 बार बैठता है ना जी, 3 सेशन होता है। तो जैसे ही लोकसभा बैठेगा फिर ऑर्डिनेंस फिर वहाँ पे चेक होगा, ऑर्डिनेंस ओके हुआ तो फिर एक्ट बन जाएगा, यदि ऑर्डिनेंस ओके नहीं हुआ तो खारिज हो जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेंस इन टुडेज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। बट कॉन्सेप्ट जो ऑर्डिनेंस का है उस समय आया था, बट उस समय जो कॉन्सेप्ट आया था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा। फिर ये चीज़ तुम 1861 का देखो, फिर तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का देखोगे, और जो अभी का देखोगे, तीनों में तुमको वेरिएशन नजर आएगा। तो जो हिस्ट्री है, जो हम्बल बिगिनिंग है ऑर्डिनेंस का, वो यहीं शुरू होता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इट एम्पावर द वॉइस रॉय।
वही गवर्नर जनरल को पूरा इम्पावर करता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इमरजेंसी, मान लो कि इमरजेंसी वाला सिचुएशन आ गया तो जरूरी नहीं कि वहाँ का जो उस समय का जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे वो राय विचार ले, वो ऐसे भी लॉ बना सकता है। इसका मतलब क्या, ओवर राइडिंग पावर दे दिया गया, वॉइस रॉय को ओवर राइडिंग पावर मिला ना जी, मतलब ज़्यादा पावर, ओवर राइडिंग बोलना गलत बात होगा, ज़्यादा पावर मिला उसको लॉ बनाने का। अब बताओ असेंबली चल भी रहा है, एक पार्लियामेंट तो व्यवस्था क्रिएट हो ही गया ना इन लोग का कि जहाँ पे चर्चा होगा, नॉन ऑफिशियल इंडियंस भी आएंगे, दिनकर भी आएंगे, वो भी आएंगे, बात करेंगे। मैं यदि ऑर्डिनेंस इमरजेंसी सिचुएशन आ गया और इन लोग को लॉ बनाना है तो वॉइस रॉय अकेला लॉ बना सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा ही पावर दिया गया है वॉइस रॉय को। और जब इस तरह का जो ऑर्डिनेंस बनेगा तो उसका वैलिडिटी कितना होगा, 6 मंथ तक के लिए होगा। तो शुरुआत का है, देखो शुरुआत में किस तरह बनाएगा कि भले ही लेजिस्लेटिव काउंसिल चले, भले ही वो चलता भी रहे, सेशन में भी रहे, तो उससे कोई जरूरी नहीं कि परमिशन लेना, बट ये वॉइस रॉय कब बना सकता है, इमरजेंसी के टाइम में बना सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, अपने मनमानी नहीं कर सकता, इमरजेंसी के टाइम में ही बनाना है वॉइस रॉय को जो मिला। बट ये देखोगे 1935 एक्ट के बाद क्या कि जरूरी नहीं कि इमरजेंसी हो, कुछ भी ओकेजन हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनेंस का जो फीचर्स है वो तुमको डिफरेंट नज़र आएगा 1861 में भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी, और अभी भी आज़ादी के बाद। समझे, यहाँ पे समझो, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इट एम्पावर द वॉइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस, यानी कि बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंसल्ट किए हुए भी वो कर सकता, बट कब, इमरजेंसी के टाइम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा ऑर्डिनेंस का जीवन कब तक होगा, उसका वैलिडिटी कब तक होगा, 6 मंथ तक होगा, समझे ना। हाँ, 6 मंथ के बाद फिर से वो ऑर्डिनेंस ला सकता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ये हो सकता है। यहाँ पे देखो और क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। हिस्ट्री ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो थोड़ा समझते हैं, बहुत सुंदर है ये देखो। द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज ट्रेसेबल टू द इंडियन काउंसिल एक्ट। अभी जो प्रेसिडेंट बना सकते हैं ना ऑर्डिनेंस का पावर बनाने का किसको है, प्रेसिडेंट को ही है। तो ये जो ऑर्डिनेंस बनाने का जो पावर है, इसका हम्बल बिगिनिंग कब हुआ था, उसका ट्रेसेबल कब है, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से इसका ट्रेसेबल, यानी कि हम्बल बिगिनिंग वहीं से शुरू हुआ था। तो उस समय क्या दिया गया, 61 में क्या था बच्चे लोग कि गवर्नर जनरल जो है वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं इमरजेंसी के टाइम, और 6 मंथ तक वो रहेगा, 6 मंथ तक उसका वैलिडिटी रहेगा, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। नंबर 3rd पॉइंट देखोगे बच्चे लोग, नया पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या था, गवर्नर जनरल बना सकता अपने डिस्क्रिप्शन से, अपने इंडिविजुअल जजमेंट से। देख रहे हो ना, इमरजेंसी कुछ प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बना दिया गया था ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। यही मैं बोल रहा था तुम लोग से। तो यानी कहने का मतलब कि ज़्यादा पहले ज़्यादा बेटर था कि गवर्नर जनरल को पावर था, बट वो इमरजेंसी के टाइम में पावर था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है कि जो ये नहीं कि इमरजेंसी हो, कुछ भी कभी भी मन करे आप कर सकते हो। इसका मतलब पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है वो कि रोक सके उसको। आया समझ में? हाँ, मगर थोड़ा प्रोविज़न है कि डिस्क्रिप्शन जब यूज़ करेगा डैट मस्ट बी, है ना, डैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द क्राउन हु इज सिटिंग इन द UK, ब्रिटेन। द गवर्नर जनरल was however required to obtain previous instruction from the crown in the certain cases। सब केसेस में, कुछ कुछ केसेस में जो क्राउन बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्राउन जो बैठे हुए हैं उनसे परमिशन लेना होगा। समझ गए? द गवर्नर जनरल ऑल्सो हैड द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इवन व्हेन द, वही तो बोल रहे हैं, जब लेजिस्लेचर चल भी रहा है, लोकसभा चल रहा है, उस समय का पार्लियामेंट चल रहा था, उस समय भी वो ले सकते थे। यानी कि शुरुआत का 1861 वाला फीचर भी है इसमें, ठीक है ना, विदाउट कंकरेंस था ना जी, वो वाला भी फीचर है। और साथ साथ इसमें क्या है कि अपना डिस्क्रिशनरी भी यूज़ कर सकता है। हाँ, एन एक्सटेंशन फॉर फर्दर पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 6 मंथ वॉज पॉसिबल बाय द सब्सिक्वेंट ऑर्डिनेंस, यानी फिर ऑर्डिनेंस ले आओ पहला ऑर्डिनेंस को बचाने के लिए। यदि मान लो 6 आखिर वैलिडिटी 6 मंथ तक के लिए ही है, 6 मंथ के बाद ऑर्डिनेंस का खत्म हो जाएगा वैलिडिटी, तो उस वैलिडिटी को आगे कैरी करना है तो फिर एक दूसरा ऑर्डिनेंस ले आओ ताकि फर्स्ट ऑर्डिनेंस और कैरी हो सके आगे। बात समझे? तो हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा ही पावर दे दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑर्डिनेंस बनाने के लिए। बट कुछ कुछ केस में क्राउन का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो 1935 एक्ट में क्राउन हैड द पावर टू, देखो डिसअलाउ एन ऑर्डिनेंस, देख रहे हो ना कि बहुत सारा क्राउन के पास ये भी पावर है कि बहुत सारा ऑर्डिनेंस को वो भी कर सकता है, खारिज भी कर सकता है, ठीक है। बट देखो हमने क्या किया, जब हमें मिला द इंडियन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1947, तो ये एक्ट है, ये
ऑर्डर है, एक्ट बोलना गलत बात, ये जब ऑर्डर पास हुआ था तब ये वाला क्लॉज खत्म कर दिया गया था कि क्राउन क्या कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है, ऑर्डिनेंस जो बना है गवर्नर जनरल, ये कंसेप्ट खत्म हो, क्योंकि इंडिया को आज़ादी मिलने वाला है। जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिलेगा, जानते हो एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है ना 1947, वो जैसे ही बना उसके बाद बहुत सारा एक्ट जो पहले का ब्रिटिश का वो पूरा खारिज किया जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ये भी है, भले ही भारत अभी आज़ाद ना हो, आज़ाद होने के कगार पे है ना जी, तो 1947 में ये ऑर्डर पास करके ये बता दिया है कि क्राउन का अब कुछ नहीं चलने वाला है ऑर्डिनेंस पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, तो कैसे इसको व्याख्या किया जाए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। द मेंबर्स वेर नॉमिनेटेड एंड देयर फंक्शन वेर कन्फाइंड एक्सक्लूसिवली टू द कंसिडर ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रपोजल प्लेस बिफोर इट बाय द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कोई भी चीज़, गवर्नर जनरल कोई भी प्रपोजल हो तो वो सब चीज़ ये देखेगा। आखिर गवर्नर जनरल ही नॉमिनेट करेगा मेंबर्स सबको, और कुछ इसमें इंडियंस भी आएंगे एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो बट इसमें क्या है कि ये देखो, एक तरह से वही तो बोल रहा हूँ, एक तरह से इसमें जो चलने वाला है वो गवर्नर जनरल का ही काम चलने वाला है, मतलब गवर्नर जनरल का ही पावर इसमें मेन माना जाए, क्योंकि गवर्नर जनरल ही नॉमिनेट कर रहा है मेंबर सबको, समझे ना। और वो क्यों नॉमिनेट कर रहा है, ताकि लॉ बना सके ये सभी ऑफिशियल, सब ऑफिशियल प्लस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सब। तो इसका मतलब यदि गवर्नर जनरल को मन नहीं होगा, कोई चीज़ पे मुद्दा काम ना हो तो नहीं होगा वो चीज़। तो पूरा अभी भी बहुत पावरफुल पोस्ट है गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कंट्रोल कर रहे हैं और प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कंट्रोल कर रहे हैं। अभी कह सकते हो कि ऑल्दो कॉन्सेप्ट आ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज़्यादा हावी है या फिर गवर्नर जनरल ज़्यादा हावी है, वही डिसाइड कर, क्योंकि दोनों का हेड वही है। देखो यहाँ पे तो लेजिस्लेटिव का इसलिए कहते हैं स्टूडेंट कि अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ना इधर रिप्रेजेंटेटिव है ना ही डेलिब्रेटिव है। क्यों रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि वो चुन के तो गए नहीं हैं, वो नॉमिनेट हुए हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकते हैं। जब तक इलेक्शन ना हो, चाहे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, तो रिप्रेजेंटेटिव तो होगा ही नहीं, और ना ही रिप्रेजेंटेटिव है तो ना ही वो रिस्पॉन्सिबल है। बात समझे। और दूसरी बात है ना ही ये डेलिब्रेटिव है। डेलिब्रेटिव मतलब क्या, ना ही डिस्कशन कर सकता है, ये लोग नाम मात्र के लिए आया है कि कुछ भी बोलेगा, मान लो कि गवर्नर जनरल खारिज कर देता, खारिज हो गया वो चीज़, ना ही वो डेलिब्रेटिव है, ना ही वो डिबेट करने वाला बॉडी है। तो इट कुड नॉट इन एनी मैटर क्रिटिसाइज द एक्ट। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो भी अथॉरिटी अपना काम कर रहा है, जो भी एक्ट पास हो रहा है, तो उस चीज़ को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता है। तो नाम मात्र के लिए है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझे। और इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर हमारे इंडियंस लोग शामिल रहेंगे, 3 मेंबर। यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना ज़्यादा पावर दे दिएगा बताओ। गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है, करेक्ट। अब यहाँ देखो, इवन इन लेजिस्लेशन जब लॉ बनेगा तो उस समय भी देखो इफेक्टिव पावर वर रिजर्व टू द गवर्नर जनरल। द मेन पावर तो गवर्नर जनरल को ही रिजर्व कर दिया गया। जैसे एग्जांपल देखो, कई ऐसे बिल होंगे जिसके लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए होगा गवर्नर जनरल का, जैसे अभी भी है ना इंडिया में। जैसे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, जैसे फाइनेंशियल बिल हो गया 1 वाला, या मनी बिल हो गया, तो ये प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है प्रेसिडेंट का, अभी भी स्टिल। तो गिविंग प्रायर सैंक्शन टू बिल रिलेटिंग टू द सर्टेन मैटर विच कुड नॉट बी डिस्कस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि गवर्नर जनरल ही ओके करेगा उसको, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस पर डिबेट भी नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि वॉइस रॉय वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कितना पावरफुल है, वही डिसाइड कर रहा है इसका फिट क्या होगा, लेजिस्लेशन किस तरह बनेगा। नंबर 2 भी देखो ना, वीटोइंग द बिल्स आफ्टर दे आर पास्ड और रिजर्विंग फॉर द कंसिडरेशन, यानी कि बिल पास भी हो गया तो फिर भी वीटो किया जा सकता है, या फिर बहुत सारा चीज़ तुम्हारा बिल रखा जा सकता है क्राउन के लिए भी। तो इशूइंग ऑर्डिनेंस पावर, ये तो मैं बता दिया हूँ, विच वेर हैव टू सेम अथॉरिटी, यानी कि अब ये ऑर्डिनेंस क्या है कि सेम है जैसे एक्ट है वो। तो कहने का मतलब तीनों ही चीज़ देखोगे तो तीनों ही चीज़ में तुमको दिखेगा, गवर्नर जनरल यदि चाहेगा तो कोई एक्ट पास ना हो तो पास नहीं होगा, वो रोक ले जाएगा उसको, समझ गए। तो पावरफुल देखो, हाउएवर दिस एक्ट, हम जो भी हो, एक चीज़ तो बात हुआ कि कम से कम इंडियंस लॉ मेकिंग प्रोसेस में आया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ही, ना ही वो डेलिब्रेटिव बॉडी है, ना ही वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, और ना ही इंडियंस ऑफिशियल मेंबर है। मतलब इंडियन जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर भी बने थे, इंडियंस पहली बार देख तो रहे हैं किस तरह काम होता है। हाँ, तो ये हम्बल बिगिनिंग है वही इंडियंस को शामिल करने का लेजिस्लेटिव काउंसिल में। However, in short, the act laid the foundation of representative mechanism। हाँ, कोशिश यह कि रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म कैसे भारत में स्थापित किया जाए, बट ट्रू सेंस में नहीं है, ये हम्बल बिगिनिंग है। यहाँ पे देखो, तो अब हम लोग नया एक्ट पढ़ते हैं।
इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 61 समझ गए ना, अब 92 देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे समझो, अभी 92 का समय है बच्चे लोग। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका है, समझे। तो अभी देश में स्टार्ट हो गया नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट से, लोग सब अवेयर हो रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे ये लोग, समझे। यहाँ पे बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स है जो मास को मोबिलाइज करेंगे, तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे दिखेगा। तो इंडियंस वर ग्रेजुअली बिकम अवेयर ऑफ their राइट्स विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। द इंडियंस लीडर्स वांटेड एडमिशंस ऑफ द कंसिडरेबल नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सही बात है कि लोगों में नेशनलिज्म है ना, राष्ट्रवाद, ये सब कॉन्सेप्ट आने लगा, लोगों में आने लगा कि ब्रिटिश कितना दिन तक रूल करेगा जी। और इंडियंस लीडर्स भी अब ये चाहते थे कि हमारे इंडियंस का ज़्यादा रिप्रेजेंट हो वहाँ पे पावर में, इंडिया खुद इंडियंस रहे, खुद शामिल रहे कंट्री को लीड करने के लिए, कंट्री को रूल करने के लिए। दे ऑल्सो वांटेड द राइट टू डिस्कस ऑन बजट मैटर। बजट मैटर कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा, किस किस सब्जेक्ट में खर्च होगा, कौन सा सेक्टर में खर्च होगा, तो उसके लिए इंडियंस को भी तो ओके बोलना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब बजट मैटर्स पे भी इंडियंस शामिल रहे, इंडियन डिस्कस करे, ये चाहते थे हमारे इंडियंस लीडर्स। हाउएवर द ब्रिटिश वेर एवर्स टू द आइडिया ऑफ इलेक्शन। ब्रिटिश कभी भी मंजूर नहीं था कि इलेक्शन करवाएंगे, बिल्कुल दे डिडंट लाइक कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन। वो लोग लाएंगे प्रेशर के बेस से। द प्रोसेस ऑफ, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द इलेक्शन प्रोसेस पहली बार इंडिया में स्टार्ट होगा विद द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। बट ये जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो कभी भी यदि मान लो कि यूपीएससी में एमसीक्यू पूछता है कि इलेक्शन कब हुआ, तो इलेक्शन बोलोगे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है, डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है। तो इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट पहली बार आया है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया है, मगर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। मगर जब बात करोगे डायरेक्ट इलेक्शन का, तो फिर कौन सा होगा, वो तुम्हारा 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दोनों ही चीज़ याद होना चाहिए। देखो, इसलिए प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज रिमार्केबल। समझ गए ना? हाँ हाँ, वाज मार्केबल, सॉरी, मार्केबल अचीवमेंट ऑफ दिस एक्ट ऑफ 1892। समझ गए? तो 1892 में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया है। हाँ, तो इसका फीचर्स और भी देखते हैं अच्छे से, इसमें क्या क्या चीज़ था। अब देखो बच्चे लोग, तो जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर कितने थे उस समय, 3 को डाला गया था ना। हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट में, हाँ कंपैरिजन करके पढ़ोगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसमें क्या हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का संख्या बढ़ा दिया गया इन द सेंट्रल एज वेल एज इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल में भी और प्रोविंशियल काउंसिल में भी। अच्छा, प्रोविंशियल काउंसिल को दे दिया गया ना, हाँ, लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया उन जो 1833 में, सॉरी 53 में, अच्छा, जो ले लिया गया था पावर, सॉरी 1833 में जो पावर ले लिया गया था वो पावर लौटाया गया ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 में। तो याद होना चाहिए कब लौटाया गया, कब दिया गया। तो अब देखो, अब नॉट ओनली ऑन सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे भी नॉन ऑफिशियल मेंबर को चुना जाएगा और डाला जाएगा, अधिक से अधिक डाला जाएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। देख रहे हो ना, अभी सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंस लेवल पे भी जो मेजोरिटी जो है वो ऑफिशियल मेंबर, यानी कि उसमें गोरे लोग ही हैं अभी भी। हाँ, द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज, थोड़ा बढ़ा दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या क्या कर सकता है? आप पहले तो कुछ नहीं कर सकता था यार, तुरंत वीडियो लगा दिया, तुरंत क्राउन के लिए रिकन्सिडरेशन हो गया, कुछ नहीं कर सकता था, ना ही डेलिब्रेटिव बॉडी था, ना ही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था। बट अभी देखो, मेंबर्स कुड नाउ डिस्कस द वोट। मेंबर वोट के बारे, बजट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बट राइट टू वोट पावर नहीं है। राइट टू वोट का मतलब क्या, मना नहीं कर सकते हैं। कहीं पे भी पैसा खर्च करना होगा तो उसको मना नहीं कर सकते, मगर क्रिटिसाइज तो जरूर कर सकते हैं। तो कहोगे एक स्टेप आएगा चीज़ है, फिर एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पर राइट टू वोट भी कर सकते हैं। तो राइट टू वोट करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, अभी पार्लियामेंट में अधिकार है कि नहीं है राइट टू वोट? अभी अधिकार है। टोकन लगता है कि नहीं लगता है? कट मोशन सब, बिल्कुल कट मोशन एग्जाम्पल है राइट टू वोट सबका। बात समझे बच्चे लोग? हाँ, तो पॉलिसी कट मोशन, बहुत सारा पॉलिसी है ना जी, पार्लियामेंट के चैप्टर में और भी क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देखो, द मेंबर्स कुड नाउ डिस्कस बजट, और इंडियंस चाह रहे थे हमारे पॉलिटिकल लीडर सब कि बजट मैटर्स पे कम से कम इंडियंस पार्टिसिपेट करें अच्छे से। तो ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट वोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू, हाँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि एक बार फिर से क्वेश्चन पूछना है। तो जानते हो अभी भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है पार्लियामेंट में। सप्लीमेंट्री मतलब क्या है कि
बोल रहे हैं अपना पॉलिटिकल लीडर अपना अकाउंटेबिलिटी पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, और उसके ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछ लेना, तो ये क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेना, फिर नया क्वेश्चन पूछ लेना, तो ये उस समय अलाउड नहीं था। इनडायरेक्ट इलेक्शन पहली बार कॉन्सेप्ट हुआ है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होगा, देखो, वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। हाँ, यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटी, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर एम्पावर्ड टू रिकमेंड मेंबर्स टू द प्रोविंशियल काउंसिल। यानी प्रोविंशियल काउंसिल में जो चुन के जाएगा वो जनता से नहीं चुन के जाएगा बच्चों लोग, इसे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन चुन के भेजेगा, वो भेजेगा यूनिवर्सिटीज़ सब, वो भेजेगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब, वो भेजेगा म्यूनिसिपैलिटीज सब, वो भेजेगा जमींदार सब, वो भेजेगा तुम्हारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब, यहाँ चुन के जाएगा प्रोविंस में। प्रोविंस में चुन गया ना, और फिर प्रोविंस वाला चुनेगा तुम्हारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो जनता से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज, जो भी तो नया लॉ बनाएगा और पुराना लॉ भी रिपील कर सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। बात समझ गए ना? तो इस तरह पावर शेयरिंग होगा, इस तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ेगा। तो नीचे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोविंशियल काउंसिल में जो लोग चुन के आएंगे वो कहाँ से आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ से। कहाँ से? यूनिवर्सिटीज़ से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसिपैलिटीज से। फिर जब ये लोग चुन के आएंगे काउंसिल में, प्रोविंशियल काउंसिल में, तो फिर ये लोग चुनेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, समझे? तो इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्शन तो है ये, मैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि पीपल से डायरेक्ट चुन के नहीं आ रहे हैं, समझ गया ना? और हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, चाहे प्रोविंस में हो चाहे ऊपर हो, पूरा पावर है कि नया लॉ बना सकता है, पूरा पावर है कि लॉ को वो रिपील भी कर सकता है, बट गवर्नर जनरल के परमिशन से। आगे देखो, तो एनालाइज करते हैं इसको अच्छे से। ये पहला स्टेप है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। सही बात है ना? पहली बार है मॉडर्न इंडिया, क्योंकि आखिर इलेक्शन तो हुआ है इंडायरेक्ट इलेक्शन, और ये चुन के आ रहा है, भले ही इंडायरेक्ट तरीके से हो, समझे ना? द नंबर ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर ऑल्सो इंक्रीज एंड दिस वाज अ पॉजिटिव स्टेप। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला हो, हाँ, मेजोरिटी अभी भी क्या है, ऑफिशियली है, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला। ऊपर वाला मतलब सेंटर, नीचे वाला मतलब प्रोविंस। मेजोरिटी तो ऑफिशियल मेंबर ही है, उसमें गोड़े लोग ही होंगे, बट इंडियंस का जो पहले जो रेशियो था भेजने का, उसके कंपेयर में अभी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तो प्रोविंशियल लेवल में भी जा रहा है इंडियंस लोग, और सेंट्रल लेवल में भी जा रहा है, नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ाया गया। कहने का मतलब ये हुआ। हाँ, मगर देखो सबसे बड़ा जो डिफेक्ट होगा बच्चे लोग, डिफेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन का। क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन का? क्योंकि इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है पब्लिक और रिप्रेजेंटेटिव का हुआ ही नहीं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चैम्बर ने भेजा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भेजा, जमींदार ने भेजा, और जमींदार से लोग आए उसमें दूसरे जगह से गया, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। जो लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी का होना चाहिए वो चीज़ नहीं है इसमें। इसलिए दिस एक्ट ऑल्सो सर्व्ड एज अ रीजन फॉर बिहाइंड द, देखो मिलिटेंट नेशनलिज्म उठा ना इस समय, बहुत लोग, जैसे देखो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक सब, हाँ, लोकमान्य तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, अरविंदो घोष हो गए, इस तरह के जो बड़े बड़े लोग सब थे, वो खुश नहीं थे ना कांग्रेस से। कांग्रेस का जो 3P था वही मॉडरेट से खुश नहीं थे ये लोग, एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग सब। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म मतलब जो जिसका अगुवाई कर रहे थे हमारे बीजी तिलक, ये लोग खुश नहीं थे कि भाई ये गलत है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। तो देखो कांग्रेस पॉलिसी वही PPP, ट्रिपल P, पिटिशन, प्रेयर और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जो था वो वीकनेस। और जानते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत चालाक है, कैट और स्टिक पॉलिसी खेल रहा है। मॉडरेट को कुछ दे दिया और पैसे और उसको थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा डंडा लगा दिया, चल ही रहा था वहाँ पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दिस पॉलिसी ऑफ कांग्रेस वाज आल्सो सीन एज अ लैक ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड कॉल फॉर मोर एग्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। यानी कि जो नए क्लास के जो लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग, वो बोलेंगे नहीं चलेगा, ये सबसे ट्रिपल P से नहीं चलेगा, हमें ज़्यादा रिफॉर्म्स चाहिए, वी रिक्वायर मोर रिफॉर्म्स। देखो यहाँ पे देखो, द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म वॉज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग नोट बाय द बीजी तिलक। बीजी तिलक क्या कहा था? देखो कि पॉलिटिकल राइट्स विल हैव टू बी फॉट फॉर। यदि पॉलिटिकल राइट्स चाहिए तो उसके लिए लड़ना होगा। अब मॉडरेट्स क्या है, वो सोचता है कि परसुएशन कन्विंस करके ब्रिटिश से ले लेगा, नहीं मिलेगा इससे, वो केवल स्ट्रॉन्ग प्रेशर से ही मिल सकता है। तो स्ट्रॉन्ग प्रेशर समझते हो उसका मतलब क्या है, और चापेकर ब्रदर्स ने क्या स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिखाया था तो वो भी सब जानता है। तो इट वॉज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एट अ लेटर एज। कोई बात नहीं है, अभी हम्बल बिगिनिंग है, बाद में ये प्रॉपर ढांचा बन जाएगा पार्लियामेंट का आने वाले समय में। तो हम्बल बिगिनिंग कह सकते हैं हम लोग, बेटर तरीके से हुआ है इसमें, समझ गए स्टूडेंट? दैट्स इट, कंप्लीटेड। नहीं ब्रेक नहीं लेंगे।